हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा, नए लेक्चर में एक नए चैप्टर से चर्चा को शुरू कर रहे हैं। बेटा, आज जो मैं लेक्चर करा रहा हूँ ये बेटा अभी थियोरेटिकल लगेगा, कुछ दिन के बाद आपको समझ में आएगा कि इसकी प्रैक्टिकल रेलेवेंस थी। ठीक है जी। अभी मैं चैप्टर नंबर 20 करा रहा हूँ। पुरानी बुक में ये चैप्टर नंबर 20 होगा, नई बुक में ये 19 होगा चैप्टर। बेटा, चैप्टर का नाम है कैपिटल एंड रेवेन्यू। कैपिटल एंड रेवेन्यू। एक बात और बेटा, इसकी ना लगभग 70% चर्चा, इस चैप्टर की चर्चा 70% बेटा कभी ना कभी हुई है। कुछ बातें ऐसी होंगी जो आपने मुझसे जर्नल एंट्री में सुनी होंगी, कुछ होंगी बेसिक अकाउंटिंग टर्म में सुनी होंगी। 70% बातें उस बच्चे ने सुन रखी होंगी जो पहले दिन से लेकर अभी तक प्रेजेंट है। पक्की बात। 30% बातें नहीं होंगी। बेटा, अगर आप नए भी हो तो भी टेंशन नहीं लेना, मैं बिल्कुल वैसे ही समझाऊंगा जैसे बेटा पहले समझा रहा था। सब सामने देख रहे हैं बेटा, चैप्टर का नाम है कैपिटल एंड रेवेन्यू। बेटा, सबसे पहला टॉपिक इसमें मैं करा रहा हूं बेटा एक्सपेंडिचर। प्लीज अब बिल्कुल चुप हो जाओ। बेटा, सबसे पहला टॉपिक मैं इसमें करा रहा हूं एक्सपेंडिचर। अगेन, एक्सपेंडिचर बेटा दो तरीके के हैं। बाबू, चैप्टर का नाम ही कैपिटल एंड रेवेन्यू है, तो बेटा एक्सपेंडिचर दो तरीके के हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर दो तरीके के हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। चाहे आज आप बेसिक अकाउंटिंग टर्म उठाकर देख लो, वहां पे भी थोड़ा थोड़ा जिक्र इनका हुआ है, पर बेटा वहां बहुत बचकानी बातें की हुई हैं। जितनी समझ थी उस टाइम पर, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या था आप समझो। अकाउंट शुरू करने आए थे, तो बेटा मैं कोई बहुत मास्टर थोड़ी बना सकता था, आज मास्टर बना दूंगा इस चीज में, ये कंफर्म है। प्लीज अब सामने देखते रहेंगे, पहले मैं समझाऊंगा फिर मैं लिखूंगा। ये देखो जी, पेन डाउन हो गया मेरा। ठीक है जी, सब सामने देख रहे हैं। घर अब कहना न पड़े बाबू, फोन चल गया बहुत, ठीक है, बात बहुत होगी उससे। ठीक है, अब यहाँ देखिए। चलो जी बेटा, बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, फर्क क्या होता है। बेटा, जनरली कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जिनका रिजल्ट एसेट होती है। यानी कि बेटा यहां किए जाने वाला खर्चा ऑटोमेटिकली एसेट बनता है। हर वो खर्चा कैपेक्स है जो मुझे एसेट बनाकर देता है। क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एसेट्स बनाकर देते हैं? नहीं बेटा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एसेट्स बनाकर नहीं देते। ये बेटा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में इंकर किए जाने वाले एक्सपेंडिचर है। एसेट्स कोई नहीं बनाकर देगा, बिजनेस को रन करने का खर्चा है बेटा ये। समझ आई अभी तक मैंने जितनी बात बोली? बेटा नॉर्मली इसका बेनिफिट आपको, इस खर्चे का बेनिफिट 1 साल से ज्यादा के लिए मिलेगा। और बेटा इसका बेनिफिट एग्जॉस्ट हो जाएगा विद इन अ ईयर। 1 साल के अंदर अंदर बेनिफिट खत्म हो जाएगा इसका। इसका बेनिफिट कभी 1 साल से ज्यादा नहीं जाएगा। नॉर्मली इसका बेनिफिट विद इन 1 ईयर एग्जॉस्ट हो जाएगा। इसका बेनिफिट फॉर मोर देन 1 ईयर मिलता रहेगा। बेटा मैं इसको प्यार से कैपेक्स बोलता था, अगर आपको याद हो। कैपिटल वर्ड से यहां से बना है कैप, एक्सपेंडिचर से बना है एक्स। बेटा हम इसे प्यार से बोलते थे कैपेक्स। ठीक है जी। बेटा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एक और नाम भी होता है, बहुत सारे लोग इसको बोलते हैं रेकरिंग एक्सपेंडिचर। रेकरिंग बेटा ये अगेन दो वर्ड से बना है। रेकरिंग का मतलब कुछ और नहीं, रीअकरिंग से है। रीअकरिंग बेटा यानी कि बिजनेस के ये वो खर्चे हैं जो बिजनेस में बार बार होते रहते हैं। कुछ ऐसे खर्चे हैं बेटा जो दिन में ही कई बार होंगे, कुछ ऐसे खर्चे हैं बेटा जो साल में 3-4 बार होंगे, कुछ ऐसे खर्चे हैं बेटा जो साल में 12-15 बार होंगे, कुछ ऐसे खर्चे हैं बेटा जो 15 दिन में एक बार होंगे। ऐसे सारे खर्चे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या रेकरिंग एक्सपेंडिचर है। एग्जांपल, सैलरी। क्या सैलरी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में दी जाती है? अगर आपने एम्प्लॉय रखा है, मुझे क्या बताओ, सैलरी देने से एसेट बनती है क्या? नहीं, एसेट तो नहीं बनेगी। लेकिन अच्छा ये बताओ, क्या सैलरी रेकरिंग एक्सपेंडिचर नहीं है क्या? रिकरिंग नहीं है क्या? अगर आपने स्टाफ रख लिया, हर महीने सैलरी नहीं दोगे तो साल में 12 बार होने वाला खर्चा है। स्टेशनरी एक्सपेंडिचर,
बेटा स्टेशनरी का खर्चा, मुझे लगता है बेटा मैं अपनी अगर ऑफिस की बात करूं तो मेरे ऑफिस में हर 15 दिन में स्टेशनरी आ जाती है। कभी भाई साहब पोल पड़ता है, कोई ना कोई स्टाफ प्रिंटर के पेपर खत्म हो गए, कभी कहता है पेन खत्म हो गए, कभी कहता है मार्कर चाहिए, कभी कहता है स्टेपलर पेन चाहिए, कभी कहता है स्टेपलर नहीं मिल रहा नया स्टेपलर चाहिए, कोई ना कोई स्टेशनरी का खर्चा होता रहता है, रीअकरिंग खर्चा। अच्छा स्टेपलर ले लेने से या स्टेशनरी का कोई सामान खरीदने से एसेट बन जाती है? नहीं, एसेट तो नहीं बनती बेटा। तो बेटा ये वो खर्चे जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में इनकर हो रहे हैं, जो बिजनेस चलाने के खर्चे। बट अबाउट रिफ्रेशमेंट, बेटा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एसेट बनाकर नहीं देगा, लेकिन बेटा बिजनेस चलाने का खर्चा है, और रीअकरिंग है बेटा, बार बार अकर होता है। रिफ्रेशमेंट एक ऐसा खर्चा है जो नॉर्मली हर बिजनेस में रोज होता है। भाई साहब आप राय वाला एक दुकान रखते हो, बेटा कस्टमर एंट्री करता है, भाई साहब अच्छी दुकान पे हर कस्टमर के लिए पानी की व्यवस्था है, हर एक को हम चाय पिलाते हैं, हर एक को हम ठंडा पिलाते हैं। रिफ्रेशमेंट एक ऐसा खर्चा है जो बेटा लगभग हर दुकान पर रोज होता है। बेटा हर दुकान के पास कुछ अच्छे ग्राहक होते हैं जिनको ये ठंडा पानी चाय सब पूछना पड़ता है, और बेटा ये एक्सपेंस हो गई होगा, रोक नहीं सकते आप। क्या है बेटा, इस एक्सपेंस से कोई एसेट खड़ी हो गई? किसी को चाय पिलाने से आपकी कोई एसेट बिल्डिंग खड़ी होगी, मशीन खड़ी होगी क्या? नहीं, एसेट तो नहीं खड़ी हुई बेटा, पर बाबू खर्चा तो हो ही रहा। ये है बेटा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो एसेट्स बनाकर नहीं देंगे, जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में इनकर हो रहे हैं, जो बेटा रीअकरिंग एक्सपेंस है, बार बार होते हैं, बिजनेस चलाने के खर्चे हैं, बेटा एसेट्स मेंटेन करने के भी खर्चे। सुनना काम की बात। सर आपने एसेट्स खरीदी, कोई एसेट्स खरीदना मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर करना, ठीक है जी, ये खर्चा यहाँ पर आता है। बाबू एसेट्स खरीदने के खर्चे यहाँ पर, एसेट्स मेंटेन करने के खर्चे यहाँ पर। मैंने कोई एसेट खरीदी बेटा, 1 साल हो गया लगातार इस्तेमाल करते हुए, एक बार भी रिपेयर नहीं कराई, वो एसेट कुछ भी हो सकती है। मैंने बेटा अपने बिजनेस के लिए कार खरीदी थी, एसेट में बिल्कुल है। 1 साल हो गया चलाते हुए बेटा, रिपेयर नहीं कराई, एक बार भी सर्विसिंग नहीं हुई बेटा, अब सर्विसिंग पे जाएगी, सर्विसिंग के ऊपर मैं जो कुछ एक्सपेंडिचर करूंगा वो ये खर्चा है। एसेट मेंटेन करने के खर्चे यहाँ आते हैं, एसेट्स खरीदने के खर्चे यहाँ आते हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं अभी तक? जितनी बात बोली समझ में? बेटा कैपेक्स पे मैं कुल मिला के 6 बातें बोलने वाला, अभी तक मैंने एक बात ही बोली। क्या बोला मैंने अभी तक? एक्सपेंडिचर इंकर्ड इन एक्वायरिंग और परचेज ऑफ एसेट इज कैपेक्स। ठीक है जी, कोशिश करना एक बारी में यार इंग्लिश भी ग्रैब कर पाए, पेपर में लिखनी तो आफ्टर ऑल इंग्लिश ही। एक्सपेंडिचर इंकर्ड इन एक्वायरिंग और परचेज ऑफ एसेट, मैं एक्वायरिंग और परचेज के बीच में वर्ड और लगा रहा हूं, मतलब परचेज और एक्वायरिंग एक ही बात है। एक्सपेंडिचर इंकर्ड इन एक्वायरिंग और परचेज ऑफ एसेट, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? समझ में आई अभी तक जितनी बात बोली? आगे बढ़े बेटा, दूसरी बात बोलने जा रहा हूं। बाबू जब तक एसेट्स, अब कई बच्चों के चेहरे पे मुस्कान आनी चाहिए, जब तक एसेट्स पुट टू यूज नहीं होती तब तक के सारे खर्चे कैपेक्स ही हैं। बताओ किसने नहीं सुना मुझसे ये कंसेप्ट? जर्नल एंट्री बढ़ाई तब समझाया ये, जर्नल एंट्री रिवाइज कराई तब समझाया ये, अभी डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ाया, कॉस्ट का मतलब समझाया, तो बेटा तब भी ये बात समझाई, है ना बेटा? जब तक मेरी एसेट्स पुट टू यूज नहीं हो जाती, इस्तेमाल के लिए रेडी नहीं हो जाती, तब तक के सारे खर्चे एसेट ही हैं। लो समझा देता हूं एक बार दोबारा से आपको ये बात। मैं कहता हूं बेटा आपने एक मशीन इंपोर्ट करी फ्रॉम जर्मनी जिसकी कीमत है 10 लाख रुपए, ठीक है बेटा? जैसे ही इंपोर्ट हुई, इंडिया पहुंची, इंडियन गवर्नमेंट ने कहा जी हमें इंपोर्ट ड्यूटी चाहिए, आपने इंपोर्ट किया, हमें कस्टम चाहिए, कस्टम ड्यूटी चाहिए, 20%, इसका 20% आपने 2 लाख रुपए ड्यूटी दे दी, ठीक है जी बेटा? इस आपके कस्टम पोर्ट से आपके फैक्ट्री तक की फ्रेट, और बेटा जर्मनी से इंडिया तक की फ्रेट, बेटा 2 बार आपका किराया भाड़ा लगा, और ये किराया भाड़ा समझ लो बेटा 3 लाख रुपए का, ठीक है जी बेटा? जब ये आपके फैक्ट्री प्रेमाइसेस में पहुंच गई तो बेटा राय दी गई जर्मनी की तरफ से, जहां से जिस कंपनी से मैंने खरीदा था उन्होंने बताया कि ये मशीनरी बहुत वाइब्रेट करती है, डायरेक्टली जमीन में मत रख लेना, आपको दिन रात दुखी कर देगी, यहाँ रुकना भी परेशानी वाला हो जाएगा, ऐसा लगेगा हर टाइम चक्कर आ रहे हैं। तो क्या करना, कहीं ना कहीं बेटा एक ऊंची सी दीवार बना देना, एक बेटा थड़ा सा बना देना, उसके ऊपर रखना,
बाबू आपने थड़ा बनाया, उसके ऊपर मशीन रख दी बेटा, इस थड़े बनाने की कॉस्ट को बोलते हैं इरेक्शन चार्जेस। बेटा 1 लाख रुपए ये खर्चा हो गया, और उसके बाद बेटा मशीन इंस्टॉल होने के खर्चे। बेटा जर्मनी से इंजीनियर आया, उसने बेटा मशीन इंस्टॉल करी, और उसका इंस्टॉलेशन का सारा खर्चा, आने जाने का सारा चार्जेस हमने दिए बेटा। इंस्टॉलेशन चार्जेस अगेन इंकर हुए 1 लाख। बाबू मैं आपसे पूछूं कि मुझे मशीन कितने की पड़ी, तो बेटा कोई बिरला, कोई गधा ही होगा जो कह देगा जी मशीन 10 लाख रुपए की है। बेटा मशीन 10 लाख की है, एक्चुअली में सच बताओ मशीन कितने की पड़ी मुझे? 10, 2, 3, 1, 1 मशीन मुझे 17 लाख रुपए की पड़ी है बेटा, तो मुझे 10 लाख की नहीं पड़ी। ठीक है ना जी बेटा? जब हम गाड़ी खरीद कर लाते हैं ना, आपने मान लो कार खरीदी 16 लाख रुपए की क्रेटा, ठीक है जी, उसमें 1 लाख रुपए इंश्योरेंस के खर्चे, 50,000 रुपए आरसी के खर्चे। ठीक है जी, तो आप सोचते हैं ना गाड़ी कितने की पड़ी, कोई नहीं कहता 16 या 17.5 की बड़ी गाड़ी, पहले ही जोड़ लेते हो ना सारे खर्चे कि ऑन रोड 17.5 की पड़ी है, ऐसे ही बोला जाता है। तो बेटा अभी एसेट्स जब तक पुट टू यूज ही नहीं हुई, अरे बिना इंश्योरेंस के, बिना आरसी के बेटा कहाँ इस्तेमाल कर सकते हो उसको? जब तक वो इस्तेमाल करने के लिए रेडी नहीं हुई तब तक के सारे खर्चे एसेट ही तो है। तो बेटा मैंने यही बोला, एक्सपेंडिचर टिल द एसेट्स बिकम पुट टू यूज, ये सारे खर्चे बेटा कैपेक्स ही हैं, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर ही है, इन सबसे मिलाकर ये एसेट बनी है। समझ में आता है कैपेक्स क्या? दूसरा पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया। पहला पॉइंट क्या था? एक्सपेंडिचर इंकर्ड इन एक्वायरिंग और परचेस ऑफ एसेट। दूसरा पॉइंट क्या है? एक्सपेंडिचर टिल द एसेट्स बिकम पुट टू यूज, जब तक एसेट पुट टू यूज नहीं तब तक के सारे खर्चे कैपेक्स ही हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? आगे बढ़ाएं बात। तीसरी बात, वैसे वो बात जो मैं तीसरे नंबर पे बोलने जा रहा हूं वो बेटा इसी में समाई हुई है बात, पर मैं फिर भी बोल रहा हूं बेटा। एक्सपेंडिचर इन कनेक्शन विद और विद रिगार्ड टू एसेट, चाहे तो कह दो इन कनेक्शन विद और कह दो विद रिगार्ड टू एसेट, एक ही बात है। बाबू क्या कहने का मतलब है, सुनना। बाबू आपने ना एक लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी 20 लाख रुपए की, ठीक है जी, क्या ये कैपेक्स है? बिल्कुल बेटा। एक्सपेंडिचर पहला ही पॉइंट कवर कर लेता है इसको, एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन एक्वायरिंग और परचेज ऑफ एसेट इज कैपेक्स, पहले पॉइंट नहीं कवर कर लिया इसको। बाबू इस बिल्डिंग पे ना आपने रजिस्ट्रेशन चार्जेस दिए, आप अपने नाम पर रजिस्टर्ड करा रहे हो उसको, कोर्ट कचहरी गए आप, रजिस्ट्रेशन चार्जेस दिए, आपको शायद अंदाजा हो बेटा अगर जेंट्स के नाम रजिस्ट्री हो रही है तो 7% के स्टैंप पेपर लगेंगे, और अंदर भी एक रसीद कटती है, और अगर लेडीज के नाम रजिस्ट्री हो रही है तो 6% स्टैंप पेपर लगते हैं, इसकी वैल्यू का 6%, और अंदर भी एक रसीद कटती है। मान लो मोटा मोटा मैं कहता हूँ बेटा आपने 1.5 लाख रुपए खर्च कर दिए अपने नाम रजिस्टर्ड कराने में। बेटा आपको अगेन देखो, कुछ बच्चे तो सोचेंगे ये तो कवर हो गया, जब तक एसेट पुट टू यूज नहीं हुए तब तक के सारे खर्चे एसेट है। कुछ बच्चे कहेंगे ये तो बेटा एसेट ही मुझे 21,50,000 की पड़ी है। बिल्कुल ठीक है बात, चाहे तो आप इस पॉइंट में कवर कर लो। वैसे मैंने कहा था कि ये पॉइंट इसमें ही समा जाएगा, पर फिर भी मैं थर्ड पॉइंट बोल रहा हूं अलग से। मैंने क्या बोला? एक्सपेंडिचर इन कनेक्शन विद एसेट और एक्सपेंडिचर विद रिगार्ड टू एसेट। बाबू अगर कोई आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो इन कनेक्शन विद द एसेट तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर ही होता है। अगेन बेटा ये 1.5 लाख रुपए कुछ और नहीं, कैपिटल एक्सपेंडिचर ही है। आप खुद सोचो अगर मैंने 1.5 लाख ना खर्चे होते तो ये लैंड एंड बिल्डिंग मेरी है, चाहे मैंने 20 लाख की खरीद ली, अभी तक तो सामने वाले के नाम रजिस्ट्री पड़ी हुई है। अगर मैं खर्चूंगा नहीं 1.5 लाख, मेरे नाम कैसे चढ़ेगी ये एसेट? तो एक्सपेंडिचर इन कनेक्शन विद और विद रिगार्ड टू एनी एसेट इज आल्सो अ कैपेक्स। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? समझ में आई बात अभी तक? तीनों क्या क्या है कैपेक्स? एक्सपेंडिचर इंकर्ड इन एक्वायरिंग और परचेस ऑफ एसेट, एक्सपेंडिचर टिल द एसेट्स बिकम पुट टू यूज, और एक्सपेंडिचर इन कनेक्शन विद और विद रिगार्ड टू एसेट। तीनों बातें डन, आगे बढ़ जाए। तीनों समझ में कैपेक्स क्यों है, कैसे हैं बेटा? चौथी बात, अच्छा व्हाट अबाउट कि अगर आप सेकंड हैंड मशीन ले लो एक, बेटा अगर आप एक सेकंड हैंड एसेट्स खरीदते हो,
जब तक वो एसेट वर्किंग कंडीशन में नहीं आ गई तब तक के सारे खर्चे कैपेक्स ही हैं। अगेन वो भी बात इसमें ही समाई हुई है, अगर आप देखो तो सेकंड पॉइंट में ही समाई हुई बात। मैंने तभी कहा था, मैंने 70% बात कर रखी है। मैंने लेक्चर शुरू होने से पहले कह दिया था कि मैंने 70% बातें आपसे कर रखी है, वो इसलिए कहा था। सुनना जी बेटा, कई बार ऐसा होता है कि आप कोई सेकेंड हैंड मशीन खरीद लेते हो, प्लीज सामने देखना। सेकेंड हैंड मशीन खरीद लेते हो, आपने कोई मशीन खरीदी, एक जनरेटर खरीद के आपने, जिसकी कीमत है बेटा 3.5 लाख रुपए। ठीक है जी, ये जनरेटर है बेटा, कुछ भी समझ लो 7 किलोवाट का। ठीक है जी, और आपको आपके घर के लिए चाहिए, आपने बेटा 7 किलोवाट का जनरेटर खरीद लिया सेकेंड हैंड, किसी के यहाँ पड़ा था साइलेंट जनरेटर 3.5 लाख रुपए। और बेटा इमीडिएटली बिल्कुल हैंड टू हैंड इसके ऊपर ओवरहोलिंग का एक्सपेंस कर दिया 50,000। बेटा कुछ दिन पहले डेप्रिसिएशन चैप्टर में भी ये टर्म आई, बड़ी मीन बाय ओवरहोलिंग। ओवरहोलिंग का मतलब क्या होता है? मास रिपेयर। इट इज नॉट रिपेयर, इट इज मास रिपेयर, बहुत बड़ी रिपेयर करना। ठीक है ना जी। और जनरली बेटा ये वर्ड पता कब लगाया जाता है? जब सेकेंड हैंड मशीन वर्किंग कंडीशन में ना हो, इसको वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए मैं मास रिपेयर करूंगा, वरना मास रिपेयर क्यों करूंगा? अगर ये वर्किंग कंडीशन में जनरेटर सर्विस पे कितने रुपए लग जाएंगे? 1,000 2,000। मैंने इतना एक्सपेंस किया है, ऑब्वियसली बेटा बहुत बड़ी रिपेयर हो रही होगी, ओवरहोलिंग हो रही होगी। समझ में आ रही बात? बाबू ध्यान रख लेना, वर्ड पेपर में इमीडिएट वर्ड जो होता है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कि अभी सेकंड हैंड मशीन खरीदी, अभी इमीडिएटली ओवरहोलिंग करा दी। बेटा अगर मैं कोई खर्चा इमीडिएट कर रहा हूं रिपेयर के ऊपर, तो ध्यान रखना बेटा वो एसेट्स को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए हो रहा है, यानी कि वो वर्किंग कंडीशन में नहीं है। और मैं पूछूं अगर आपसे, अब मेरे को एसेट कितने की पड़ी, तो कौन कहेगा भैया 3.5 की पड़ी। एसेट कितने की पड़ी सच में? 4 की पड़ी। 3.5 की भले ही खरीदी, हाथ हाथ गई रिपेयर पे, मेरे तो घर भी नहीं आई, थी नहीं ना वो वर्किंग कंडीशन में, तभी तो रिपेयर करानी पड़ी मुझे। ठीक है जी बाबू, अगर आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो ऑन सेकेंड हैंड एसेट्स, और क्यों कर रहे हो बेटा? उसको वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए कर रहे हो, तो तब तक के भी सारे खर्चे कैपेक्स। यानी कि घूम फिर के एक बात बोलूं, अभी बात मोटी मोटी दो ही हुई है, एक्सपेंडिचर incurred in acquiring or purchase of asset, और एक्सपेंडिचर टिल द एसेट्स बिकम पुट टू यूज। बेटा ये पुट टू यूज वाली बात में सेकंड हैंड मशीन की बात भी समाई हुई है। बेटा जब ये 3.5 की खरीदी, क्या ये पुट टू यूज थी, इस्तेमाल के लिए रेडी थी? तो बाबू ये 50,000 खर्चना पड़ा तभी तो इस्तेमाल के लिए रेडी हुई, इसमें ये वाली बात भी समा गई। और अगर मैं कहूँ एक्सपेंडिचर इन कनेक्शन विद रिगार्ड टू एसेट, वो वाली बात भी समा गई। अगर मैंने 20 लाख की लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी, अगर 1.5 लाख रुपए खर्चे नहीं, तो क्या वो पुट टू यूज हो गई? क्या वो मेरे इस्तेमाल के लिए रेडी हो गई? अगर मेरे नाम रजिस्टर्ड ही नहीं हुई तो कैसे होगी रेडी? समझ में आती है बात? ठीक है जी, बातें 4 हो चुकी हैं, लेकिन सच मायने में 2 बातों में ही समाई हुई है। अभी तक कोई दिक्कत कोई परेशानी? क्लियर है चारों बातें? आगे बढ़ते हैं बाबू। फिफ्थ पॉइंट, एक्सपेंडिचर which increases the earning capacity of company। बेटा वो खर्चा जो किसी भी हाल में कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा दे, कंपनी की कमाई बढ़ा दे, बेटा उससे भी हम कैपेक्स ही बोलेंगे। एक एग्जांपल दे देता हूं, बहुत अच्छा एग्जांपल बैठता है बाबू। आपने एक सिनेमा हॉल ऑपरेट करते हो, ठीक है, और उसमें सेटिंग कैपेसिटी है 300 लोगों की, 300 सीट्स है। ठीक है, मान लो 15 रो बनी हुई है, और बेटा सब में 20-20 चेयर लगी हुई है। ठीक है, 20-20 चेयर लगी हुई है और 15 रो बनी हुई है। ठीक है, 300 लोग बैठ सकते हैं किसी भी टाइम पर। अब आपने क्या किया बेटा? सिटिंग कैपेसिटी बढ़ा दी। मैं कहता हूं रेनोवेशन इस तरीके से कराई, या बराबर वाला प्लॉट खरीद लिया, सिनेमा हॉल एक्सटेंड हो गया, उसमें बेटा सिटिंग कैपेसिटी 500 की। अच्छा बात बताओ, पहले 300 थी, अब 500, अर्निंग बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी सिनेमा हॉल की? पहले 300 लोग ही बैठकर एक टाइम पर मूवी देख सकते थे, अब 500 देख सकते हैं। बेटा क्या ये सिटिंग, क्या ये मेरी कंपनी की अर्निंग बढ़ा रहा है? बढ़ा रहा है, तो बेटा हर हाल में कैपेक्स है, एक्सपेंडिचर विच इंक्रीजेस द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ कंपनी। और आप कहीं ना कहीं देखोगे ना बेटा, अगर कोई अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाने का प्रयास हो रहा है, मैंने अभी सिनेमा हॉल का जैसा एग्जांपल दिया,
सर सिटिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए आपको एडिशनल लैंड बाय करनी पड़ती है, वो अपने आप में फर्स्ट पॉइंट में वैसे भी समा जाता है। मैंने बराबर वाली लैंड खरीदी, ये दीवार निकलवाई, उधर से दीवार जुड़वाई, कहीं ना कहीं बेटा इस तरीके से मैनेज करा कि बेटा 300 की जगह 500 हो जाएंगे, जो एक रो में 20 सीट थी ना ये 30 हो जाए, ये 40 हो जाए। खरीदनी तो पड़ी ना एडिशनल लैंड, एसेट तो वैसे भी बन गई अगर मैं फर्स्ट पॉइंट भी सोचूं तो। ठीक है जी, कोई भी एक्सपेंडिचर जो कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा देगा वो क्या है बेटा, वो कैपेक्स ही है। पक्की बात, पढ़ाई बात को आगे। मैं वैसे एक और एग्जांपल भी सोच रहा था आपको बताते बताते, मैंने भी हाल ही में एक एग्जांपल सोचा कि 2020 से पहले जब तक कोविड इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई थी, मेरे पास कोई ऑनलाइन सेटअप नहीं था, और मेरे को लगता नहीं शहर के बेटा 99% टीचर के पास था, किसी के पास कोई सेटअप नहीं था। बेटा जब कोविड हुई हमने एक बार सिचुएशन देख ली कि कितनी वर्स्ट हो सकती है, तो मैंने ये ऑनलाइन सेटअप खरीदा। अब देखो तो मशीनरी है मशीनरी है मशीनरी है, वैसे ही एसेट है, पर बेटा इसने मेरी अर्निंग कैपेसिटी भी कहीं ना कहीं एनहांस कर दी, क्योंकि कुछ बच्चे मेरे पास सिर्फ इसलिए आने लगे कि अगर छुट्टी होती है तो हमारे पास वीडियोस का ऑप्शन होता है, ठीक है जी, या कुछ बच्चे मेरे पास बाहर के आने लगे, तो मेरी अर्निंग कैपेसिटी एनहांस इसने करी। बेटा हर वो चीज जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की अर्निंग कैपेसिटी एनहांस कर दे, क्या है वो, कैपेक्स है ना। और अगर वैसे भी सोचो तो फर्स्ट पॉइंट में भी कवर हो रहा है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। पांचों पॉइंट डन है, पक्का से आगे बढ़ाएं। सिक्स पॉइंट, वो आखिरी पॉइंट है, ठीक है, आखिरी पॉइंट पे खैर मेरी बहुत ज्यादा चर्चा नहीं है। एक्सपेंडिचर इंकर्ड इन रेजिंग द कैपिटल। बेटा अगर कैपिटल रेस करते टाइम आप कोई खर्चा कर रहे हो तो वो भी कैपेक्स है। अगर मेरे को थोड़ा सा बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड बात करनी है तो मैं फ्लोटेशन कॉस्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। अब बिजनेस स्टडीज बोल जाओ, मैं अकाउंट्स में वापसी रहता हूँ ताकि वो बच्चे कंफ्यूज ना हो जिन्होंने नहीं पढ़ी हुई बात। बेटा मैं कोई एक्सपेंडिचर कर रहा हूं कैपिटल रेस करने के लिए, मान लो मैं बेटा बैंक से लोन ही लेना चाहता हूं, मैं कैपिटल ही तो रेस कर रहा हूं, मैं बैंक से लोन लेना चाहता हूं 50 लाख रुपए का। बेटा इस जो 50 लाख का मैं लोन ले रहा हूं ना, इसमें लोन लेने में बेटा मेरा खर्चा हो गया 2-3 लाख रुपए, ये कुछ और नहीं बेटा, इसे भी कैपेक्स ही मानेंगे, ठीक है जी। अब कोई ये मत कहना लोन लेने में खर्चा नहीं होता, बस तुम्हें लगता नहीं है, खर्चा तो होता ही है। इवन ये बता देता हूं, जब आप लोन लेने जाते हो तो बेटा इंडिया में एक रूल है, जितने रुपए की आप एसेट गिरवी रखोगे उसके 0.5% के स्टैम्प पेपर लगेंगे मॉर्टगेज के लिए। कहने का मतलब है आप 50 लाख का लोन लेने जा रहे हो और 70 लाख की एसेट गिरवी रख के आ रहे हो, बैंक ने कहा जी 70 लाख से कम की मुझे एसेट नहीं चाहिए, 70 लाख की एसेट गिरवी करो। 70 लाख की एसेट गिरवी करने जा रहे हो, आपको पता है कितने रुपए लगेंगे, सिर्फ गिरवी कराने के आधे परसेंट के स्टैम्प पेपर वो आप ही दोगे, यानी कि 35,000 रुपए तो खाली स्टैम्प पेपर रखे लगेंगे जिसके ऊपर आप लिख कर दोगे कि ये एसेट बैंक में गिरवी पड़ी है जब तक मैं लोन नहीं उतारता। बस 35,000 रुपए का तो खाली स्टैम्प पेपर, तो ये तो मत कहना कि खर्चा नहीं होता, ठीक है जी। मैंने आपको छोटा सा खर्चा बता दिया, वैसे अगर डिटेल बात करनी हो मैं कोई बिजनेस स्टडीज की वीडियो दे दूंगा, सुन लेना बेटा कि लोन लेने में कितना खर्चा होता है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, मैंने 6 बातें बोली, समझ आई सारी। बाबू एक बार फटाफट से लिखते हैं, फिर और अगर डिस्कशन की जरूरत होगी तो मैं और करता हूँ, ठीक है, फटाफट से लिखना शुरू करना मेरे साथ साथ। बाबू लिखना शुरू कर दो, लिखना शुरू कर दो।
बेटा यहां पर ना इंकर्ड वर्ड छूट गया। अब लिख रहा तू? तो सबके सामने एग्जांपल लिख दो। अभी आपने सारा तो नहीं लिखा होगा ना, तो थोड़ा सा फिर एग्जांपल भी लिखता चलता हूँ साथ साथ। बेटा फिफ्थ पॉइंट कैपिटल एक्सपेंडिचर में ही है, फटाफट से लिखना शुरू करो। ऋषभ लिख भी लिया कर यार, मैं भी वही हूँ। ऋषभ लिख ले यार।
मैं पोस्ट कर दूंगा एक बार और धुलाई कर दो जो यहाँ तक नहीं पहुंचे। पहले इतना लिखो फिर बात को आगे जल्दी से करो। बेटा आगे मैं रिसीट्स लिख रहा हूं दो तरीके की, पहले लिखने वाला काम अभी निपटा लो, समझने वाला कल देख लेंगे। अभी लिखने वाला काम ही चल रहा है आगे। मैं रिसीट के भी अब दो हिस्से कर रहा हूं, जैसे मैंने खर्चों के दो हिस्से करे, एक तरफ कैपिटल एक तरफ रेवेन्यू, ऐसे रिसीट के भी दो हिस्से। बाबू आखिरी फ्यू सेकंड्स हैं, 30 सेकंड्स और ले लो, फटाफट से लिख लो। फटाफट से नोट डाउन करना बेटा, जल्दी से। बेटा 5 मिनट का मुद्दा ये, 1 मिनट सामने देख लो, इससे खत्म करते हैं। बेटा रिसीट्स के ना मैंने दो हिस्से कर दिए, रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट। बेटा आराम से समझ लेना, इतना मुश्किल मुद्दा नहीं है ये कि दोबारा दोबारा रिपीट हो। रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती हैं बेटा? वो रिसीट्स जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में ही हो जाती है। जैसे कि बेटा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ये कहता है कि अगर बिजनेस चलाओगे या तो गुड्स बेचोगे या तो सर्विस बेचोगे। तो अगर बेटा गुड्स या सर्विस बेचने से कोई भी रिसीट हुई है तो बेटा वो रेवेन्यू रिसीट होगी। हमेशा पेपर ना आपको कैसा आता है, चैप्टर का क्वेश्चन ही बता देता हूँ, कुछ स्टेटमेंट आती है आपको बताते हैं आइडेंटिफाई करो क्या है ये, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट्स या कैपिटल रिसीट। सबसे पहले ये सोचा करो बिजनेस में पैसा आया या गया, आया है तो रिसीट है, फिर सोचो कैपिटल या रेवेन्यू। सेम बात अगर बेटा खर्चा हो रहा है, एक्सपेंडिचर है, ये तो पता लग गया, अब सोचो कि रेवेन्यू है या कैपिटल। और ये बातें कब क्लियर होंगी? जब बेटा ये पॉइंट बिल्कुल याद होंगे टिप्स पे। तो बाबू अगर बिजनेस में
नॉर्मल कोर्स में कुछ भी आया है तो वो रेवेन्यू रिसीट है। जैसे कि नॉर्मल कोर्स में ही बेटा हम डिस्काउंट रिसीव करते हैं, नॉर्मल कोर्स में ही कमीशन रिसीव करते हैं, नॉर्मल कोर्स में इंटरेस्ट रिसीव करते हैं, नॉर्मल कोर्स में ही गुड्स और सर्विस बेचते हैं। ये सब बेटा बिजनेस की नॉर्मल इनकम है, यही रेवेन्यू रिसीट्स हैं। ठीक है जी बेटा, कुछ लोग रेवेन्यू रिसीट्स को रेकरिंग रिसीट्स भी बोलते हैं, और मुझे नहीं लगता कुछ गलत बोलते हैं बेटा। रेकरिंग का मतलब ही क्या है? रीअकरिंग। आप बताओ कौन सा ऐसा दिन है जिस दिन मैं सामान नहीं बेचता बिजनेस में? कौन सा ऐसा दिन है जिसमें मैं सर्विस नहीं बेचता? तो बेटा रीअकरिंग ही तो है, ये तो बार बार होगा बिजनेस में। कई महीनों में ऐसा हो सकता है बेटा 4-5 बार हो सकता है साल में 10-12 बार हो सकता। तो बेटा कई बार रीअकर होगा, इसलिए इसको बोला गया रीअकरिंग रिसीट्स। समझ आएगा बेटा? इनको आप नॉन रेकरिंग रिसीट्स भी बोल सकते हो। ये बिजनेस में बेटा बार बार नहीं होंगी, कई कई सालों में एक बार होंगी, कई कई सालों में एक बार। दूसरी बात, मैं इसके लिए एक आसान बात भी बता देता हूं, हर वो चीज कैपिटल रिसीट है जो आपकी लाइबिलिटी बनी थी। मैं लिखूंगा नहीं ऐसी बात, सब समझाने के लिए बोल रहा हूं। हर वो चीज मतलब ये तो आपको अपने दिमाग में टिकाना है, कैसे टिका लो। नॉन रेकरिंग रिसीट बोल दो, उससे भी टिका दूंगा मैं। तो आप ये समझ लो बेटा, हर वो चीज कैपिटल रिसीट है जो लाइबिलिटी बनाते हो, मैं उससे भी टिका दूंगा। इसकी अपने आप में कोई डेफिनेशन नहीं है, इसलिए आपने देखा होगा पहले मैंने ये लिखा और फिर मैंने ये लिखा ऑल अदर रिसीट्स आर नोन एज कैपिटल रिसीट्स। ठीक है जी, और एग्जांपल मैंने दे दिए बेटा। बाबू कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय द प्रोपराइटर। अच्छा एक बात बताओ, एक प्रोपराइटर ने बिजनेस शुरू करने के लिए कैपिटल कंट्रीब्यूट कर दी, दोबारा कब करेगा? पता ही नहीं, शायद सालों साल ना करे, सालों साल ही ना करे। सर तभी तो मैं बोल रहा था नॉन रेकरिंग रिसीट्स हैं, ये बार बार रीअकर नहीं होंगी। आपने बैंक लोन लिया एक बार, सर दोबारा कब लोगे? शायद पूरी जिंदगी ना लो। तभी तो मैं बोल रहा हूँ बैंक लोन थोड़ी आदमी हर महीने में 2 बार ले लेता है। कैपिटल कंट्रीब्यूशन थोड़ी प्रोपराइटर हर 15 दिन में कर देगा, यार महीने कर देगा, यार 6 महीने में कर देगा, कभी भी नहीं होगा ऐसा। तो ये या तो लाइबिलिटी बनाते हैं या नॉन रेकरिंग रिसीट्स है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? ठीक है जी बेटा, चैप्टर का एक मतलब समझ लो आप 60 to 70% हिस्सा चला गया। अभी मुझे एक और बात करनी है, और बुक से बेटा कुछ 3-4 एग्जाम्पल हैं वो करवाने हैं, फिर चैप्टर खत्म होगा, मतलब एक लेक्चर और लगेगा कल का। ठीक है जी, फिर हम एक प्रैक्टिकल चैप्टर पे शिफ्ट करेंगे जो, और बाबू ये तो क्लियर कट फंडा आपको पता ही हो, आप 11वीं क्लास में हो। कोई चैप्टर प्रैक्टिकल शुरू हो जाता है 10-15 दिन तो गए, 10-15 लेक्चर तो लगेंगे। तो बाबू कल का लेक्चर खत्म करके हम एक 10-15 लेक्चर का चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, रेक्टिफिकेशन वगैरह। ठीक है जी, अगेन बेस्ड ऑन द जर्नल एंट्री। ठीक है जी, मास्टर उसमें रखते हैं। आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।